गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे बेटा 12th क्लास के एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था और क्यों हुआ। भैया बात ऐसी है कि लाइट का नेचर डिसाइड नहीं हो पा रहा था। लाइट का नेचर वेव है, रे है, कोई कह देता रे है, कोई कह देता वेव है, तो ये चीज़ चल रही थी। इसके चीज़ के चलते चलते ही एक स्टूडेंट है डी ब्रोगली, उन्होंने अपनी थीसिस भी दे डाली। तो हुआ क्या था रियलिटी में कि सबसे पहले न्यूटन आए। न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो रे है और बिहेव करती है पार्टिकल्स की तरह। सबसे पहले न्यूटन्स आए। न्यूटन्स ने कहा कि जो लाइट है वो रे नेचर है और कैसे बिहेव करती है, पार्टिकल्स की तरह। कहते ठीक है भैया, चलो बात माननी, क्योंकि न्यूटन्स थे। फिर इसके बाद हाइजन नाम के प्रिंसिपल आए, हुगन्स बोलते हैं जिसे। उसने अपना प्रिंसिपल दिया क्या, कि जो लाइट है वो वेव है, और वो बिहेव करती है वेव की तरह। वेव है तो वेव की तरह ही बिहेव करेगी, जाहिर सी बात है। अलग अलग किसके द्वारा कहा इन्होंने, बाय डिफ्रैक्शन। अपने प्रिंसिपल दिए भैया, इंटरफेरेंस नीचे लिख देते हैं। इंटरफेरेंस की मदद से कहा कि जो लाइट है वो वेव नेचर है। डिफ्रैक्शन प्रूफ किया उन्होंने, इंटरफेरेंस प्रूफ किया, ठीक है। ये चीज चल ही रही थी, ये चीज मान ली गई, न्यूटन्स गलत हो गए। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन जी आगे, जिनकी कमी थी भैया हमारे पास। आइंस्टीन जी आगे, उन्होंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से कि ये दोनों बराबर है। क्या कहा उन्होंने, कि वेव जो लाइट है वो वेव नेचर होती है, पर वो बिहेव कर सकती है पार्टिकल्स की तरह। वो बिहेव कर सकती है पार्टिकल्स की तरह। किसके कारण दिया था बेटा जिन्होंने, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया कि अगर एक मेटल पर वेव पड़ती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और वो सिर्फ पार्टिकल्स कर सकता है। एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकालना पार्टिकल्स का नेचर है। बताया था अगर यहाँ पर इस जगह पर एक चीज़ टकराती है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो जो चीज़ टकरा रही है वो पार्टिकल्स है। तो उन्होंने कहा कि ये देखो मैंने रे डाली, रे डालने के बाद भी एक ही चीज़ निकली। तो उन्होंने कहा कि ये रे है, जो ये वेव है, ये इसकी तरह बिहेव कर दिया। ये वेव है, ये पार्टिकल्स है। उन्होंने कहा वेव इज इक्वल टू पार्टिकल्स। वरना होना क्या चाहिए था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे, ठीक है। तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से बताया कि वेव जो है वो पार्टिकल्स है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर ये चीज़ चल ही रही थी बेटा जी। फिर एक स्टूडेंट थे डी ब्रोगली, जो अपनी पीएचडी कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पीएचडी की फाइनल थीसिस में एक अपनी इमेजिनेशन दी। तो उन्होंने अपनी थीसिस में क्या लिखा, उन्होंने कहा कि नेचर जो है उसके पास सिमेट्रिकल नेचर होता है, यानी नेचर इज सिमेट्रिकल। उन्होंने तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस 1924। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो नेचर है वो सिमेट्रिकल है। नेचर इज सिमेट्रिकल। अरे भैया नेचर इज सिमेट्रिकल। उसके प्रोफेसर ने कहा भैया क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नेचर इज सिमेट्रिकल, इससे समझे क्या। मैं कहा चलो सर जी मैं और कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। उसने कहा कि हर चलता हुआ पार्टिकल्स एमिट करेगा वेव, यानी हर चलते हुए पार्टिकल्स के पास वेव नेचर होगा।
और उसके अंदर से वेव निकलती है। ठीक है, कहने लगा अरे भैया यो क्या कह दिया तुमने। उन्होंने कहा कि देखो जी मैं कहना चाह रहा कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव वेव एसोसिएटेड विद इट दूसरा पॉइंट दिया। कहने का अच्छा समझ में अभी भी नहीं आया हमारी कि क्या कहा आपने। कहने के सर जी लो मैं आपको करके दिखा रहा। कहने के क्या, कहने देखो जैसे ही मैं भागूंगा और मैं वेव बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? वेव। भाई सारे प्रोफेसर सुन। कहने का अब इसे देखते हैं यही वेव कैसे बनता है। उन्होंने कहा देखो सर अब मैं भागना शुरू किया और मैं बन गया वेव। कहने का भैया कुछ बांग वांग खा के आए हो क्या? कहने के सर जी चलो आपकी ये तो समझ में आने का नहीं। समझ में क्या नहीं आने का? कहने का आपको मैं एक इक्वेशन की मदद से समझा रहा। कहने के अच्छा चलो भैया समझाओ। क्या समझाई उन्होंने इक्वेशन की मदद से? उन्होंने कहा कि हमारे पास एक इक्वेशन है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अपनी इक्वेशन दी उसने तीसरे पॉइंट में। उसने तीसरे पॉइंट में एक इक्वेशन दी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। कहने अच्छा लैम्डा क्या होता है जी बेटा? वेवलेंथ। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो उन्होंने कहा ये इक्वेशन की मदद से जब मैं भागूंगा मैं वेव बन जाऊंगा। कहने का अच्छा, कहने किस तरीके से? उन्होंने कहा मान के चलो सर जी मेरा वजन 100 किलो है। कहने लगा भैया हमने मान लिया आपका वजन 100 किलो है, मास 100 केजी और मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा। कहने का हाँ चल रही, ठीक है। तो मेरा मोमेंटम, मैं क्या हूं? पार्टिकल्स। मैं क्या हूं? पार्टिकल्स। मास है, चल रहा हूं, वेलोसिटी भी है। अगर कोई मास चलता है तो उसके पास क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। कहने के ठीक है, इस चीज को बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंटम। तो ये तीनों चीज पार्टिकल्स के नेचर को बिहेव करती है। सबसे पहले ड्यूअल नेचर की जब स्टार्टिंग की थी हमने यही बताया था, अगर कोई पार्टिकल्स है उसके पास तीन चीज जरूर होगी, मास होगा और वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा और वो उसके पास मोमेंटम होगा। कहने जब मैं चलूंगा तो मेरे पास मोमेंटम होगा। कहने की बिल्कुल, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। कहने का मेरे पास मोमेंटम कितना होगा? आपके पास मोमेंटम जो होगा वो होगा m इंटू वी। मास 100, वी 10, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मोमेंटम होगा। कहने ठीक है, अगर मैं ये सारी चीज इसमें रखता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 1000। अब जब ये 1000 सा बेटा ऊपर गया तो क्या हो गया? 6.626 इंटू 10 की पावर -37 मीटर। कहने देखो ये रही मेरी वेवलेंथ 6.626 इंटू 10 की पावर -37 मीटर। कहने के अच्छा पर भैया हमें तो स्ट्रेट लाइन में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा। कहने का वो तो आपकी गलती है ना सर, पर मेरे अंदर तो वेवलेंथ निकल रही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कहने के पर दिखाई तो स्ट्रेट लाइन में चलते दिखाई दे रहा। कहने के सर इसलिए दिखाई दे रहा क्योंकि अभी हमारे पास इतनी कम वेवलेंथ को मेजर करने की डिवाइस नहीं है। इतनी कम वेवलेंथ को मेजर करने की डिवाइस हमारे पास अभी नहीं है। अगर भविष्य में फ्यूचर में कभी हम ऐसी डिवाइस बना पाते हैं जिससे हम इतनी वेवलेंथ को मेजर कर सके, तो मैं भी जब मैं चलूंगा 100 किलोग्राम का व्यक्ति जब चलेगा तो वो वेव नेचर से चलता हुआ दिखाई देगा। भाई अब प्रोफेसर के दिमाग में कुछ कुछ आने लगा। कहने का हाँ भैया बात तो आपकी सही है इस के अकॉर्डिंग। कहने चलो पर क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज भी है जो अभी हमें दिखाई दे जा? फ्यूचर की तो चलो बाद में बात करेंगे भाई, 2050 में चला गया था वो तो। अब बात हो रही थी 1924 में। बात कब हो रही थी? 1924 में।
तो वो तो बहुत आगे पहुंच गया था, कहने के चलो ये तो 2050 के आसपास देखेंगे कुछ ऐसा मिल पाता है। पर अभी आप बताओ, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज भी है जो चले स्ट्रेट लाइन में और दिखे वेव की तरह? कहने हाँ है। क्या? उसने लिया एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या था एलिमेंट्री पार्टिकल्स? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये सारी की सारी कल्पना करके दिखाई। कल्पना है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है इमेजिनेशन। वो सिर्फ दे रहा है फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर रहा, वो बता रहा सिर्फ। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा हम यही चीज किसी इलेक्ट्रॉन पर करके देखें। कहने हाँ करके देख सकते हो। तो ये चीज लिख ली उसने। ये तो थी वेवलेंथ किसकी? 100 किलोग्राम पार्टिकल्स की। अब उसने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर करके देखते हैं ये चीज सारी की सारी। तो उन्होंने कहा आओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर करते हैं। क्या तो इलेक्ट्रॉन को मेजर हो जाए भैया। तो उन्होंने कहा कि ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, छोटा सा इलेक्ट्रॉन, चलो जिसका मास पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता भैया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, ये चल रहा है v, कितनी स्पीड से चलता है? ये अराउंड बोर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7 की स्पीड से चलता है। तो उन्होंने कहा कि मान लो इसकी स्पीड 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड है। चलो v भी आ गया हमारे पास। तो फिर उन्होंने इसका मोमेंटम निकाला। क्या निकाला बेटा? मोमेंटम m इंटू वी। एम वी कितना आ गया? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर 6। सोल्व करा क्या आ गया? 9.1 इंटू 10 टू द पावर, भैया 31 में से 6 गए माइनस के 25 मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। फिर इस फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाली किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कितनी आई? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -25। भाई 10 की पावर -25 इसे तो सोल्व कर लिया उन्होंने अलग, और इसे मान लिया उन्होंने a 9.1 को अगर मैं 19 मान के सोल्व करता हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए उन्होंने एक आइडियल वैल्यू नहीं ली, अप्रोक्स वैल्यू ली। तो उन्होंने कहा कि देखो 6.626 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, साफ कर लेते हैं। 9 से डिवाइड किया उन्होंने, क्या 654 नहीं 7 बार चला भैया, पॉइंट कितने बच गए? 3 2 6 बार, तो 0.76 कुछ इस तरीके से आया। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया? 0.76 मान लिया इंटू 10 की पावर कितनी आ गई मेरे बेटा? माइनस के 34 में से माइनस के 25 गया तो माइनस के 9 बचा। तो यानी लैम्डा इज इक्वल टू आगा 7.6 इंटू 10 की पावर -10, यानी लैम्डा इज इक्वल टू आगा 7.6 एंगस्ट्रॉम। ये मेजरेबल थी उस टाइम भी, ये मेजरेबल थी उस समय भी। इतनी वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि इस वेवलेंथ को आप मेजर कर सकते हो सर एक्सपेरिमेंटली, और आपको यकीन नहीं आता तो किसी के द्वारा एक्सपेरिमेंट करवा के देख लो। अगर यही वेवलेंथ आती है तो मैं ठीक, अगर नहीं आती तो आप मेरी पीएचडी को रिजेक्ट कर देना। अब जब बंदा इतनी शोर से कह रहा हो तो भैया कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो उन्होंने कहा कि चलो भैया ये बात भी हम आपकी बात मान गए, ठीक है, पर आपकी जो ये हाइपोथेसिस है आदमी के ऊपर, किलोग्राम के ऊपर एप्लीकेबल होगी भी या नहीं, ये प्रोफेसर को हजम नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम बुला लेते हैं सबसे जीनियस आदमी को आज की। तो उस टाइम का जीनियस आदमी था एल्बर्ट आइंस्टीन। तो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन को बुलाया और डी ब्रोगली के सामने पेश कर दिया। उल्टा बोल दिया, एल्बर्ट आइंस्टीन को बुलाया और डी ब्रोगली को एल्बर्ट आइंस्टीन के सामने पेश कर दिया, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन उस समय के, बल्कि अब तक के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट है। तो उस साइंटिस्ट के सामने डी ब्रोगली को पेश कर दिया। कहने का जो आप समझाना चाह रहे हैं ना बेटा, आप सर को समझाइए, आइंस्टीन सर को समझाइए। तो डी ब्रोगली ने अपनी सारी की सारी थीसिस आइंस्टीन को समझाई और आइंस्टीन ने इस चीज को कहा ये आपका स्टूडेंट बिल्कुल सही बोल रहा है, और बाद में इसी चीज के ऊपर डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज भी
दिया गया, नोबेल प्राइज भी मिला डी ब्रोगली को, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम से ये अब तक चली आ रही भैया। ठीक है, फिर जब डिस्कशन हुआ आइंस्टीन से पूछा गया, आइंस्टीन के सामने भाई बैठा हुआ है डी ब्रोगली और बात कर रहे हैं, तो आइंस्टीन ने पूछा बेटा इस इक्वेशन के अलावा, भाई मास है, वेलोसिटी है, इस इक्वेशन के अलावा भी तुम प्रूफ कर सकते हो कि पार्टिकल्स के पास वेव नेचर होती है, यानी उसके पास वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ होगी तो वेव नेचर है, तो तुम क्या किसी और चीज की मदद से भी प्रूफ कर सकते हो कि पार्टिकल्स के पास वेवलेंथ है? कहने के हाँ सर, क्यों नहीं कर सकता? कहने के बताइए, कहने के आइए अब हम एक बहुत टुच्ची सी इक्वेशन करेंगे, छोटी सी, क्या, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे। क्या पढ़ते आ रहे भैया? हम पढ़ते आ रहे कि अगर एक, यानी हम पढ़ते आ रहे रिलेशन बिटवीन किसके, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ओ इतनी छोटी सी इक्वेशन सर जी? हाँ, क्या था भैया, कर देते हैं जल्दी जल्दी चाहिए। मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है mv, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे बेटा, हाफ mv²। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालनी, 9th क्लास की बहुत टुच्ची सी इक्वेशन है, एकदम तुरंत कर दोगे। आओ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², क्या करा, m से नीचे m से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m² v² अपॉन m, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p² अपॉन m, या ये कहूं कि p बराबर हो गया √2m काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम खत्म करो, अब सिर्फ मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो भी मैं उसकी वेवलेंथ निकाल सकता हूं। उसने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। क्या कर दिया? तो उसने कहा कि सर जी इसे ऐसे लिख लो। कैसे लिख लो? ऐसे लिख लो कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv इज इक्वल टू h अपॉन p। p इज अ मोमेंटम। कहने हाँ, और p की जगह रख दो आप ये, तो अगर कोई पार्टिकल चल रहा है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो भी मैं उसके द्वारा पैदा होने वाली वेव की वेवलेंथ आपको मेजर करके दिखा सकता हूं। कहने के भाई लड़के की बात में दम है भैया। कहने हाँ भाई बहुत बढ़िया बेटा, ये एक रिलेशन से उसने प्रूफ किया। ठीक है जी, चलो फिर आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने कहा अच्छा चलो भाई हमने मान लिया, आपने मास भी है, वेलोसिटी भी है, मोमेंटम भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, क्या किसी और मदद से भी कर सकते हो आप प्रूफ? कहने हाँ सर कर सकता हूँ। कहने कैसे? और देखते हैं। ऐसे कि मैं कर सकता हूँ सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से। किसकी मदद से कर सकता हूँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से। कहने कैसे? कहने के सर अच्छा चलो आप देखते हैं, मान के चलो सर मेरे पास ये 2 प्लेट है। कहने हाँ, इन दोनों प्लेट के बीच में ये VA पोटेंशियल पर है और ये VB पोटेंशियल पर है, और इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V जो है वो मान लो V है, कैपिटल V मान लो। कहने का हाँ चल भैया मान लिया, मानने में क्या जा रहा, तू बनाई तो राज में। कहने और यहां से एक चार्ज Q चार्ज चलता है और यहां तक पहुंचता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। कहने चलो जी ये भी मान लिया, यहां तक पहुंचता है, तो वो कितना वर्क डन करता है? कहने तो आसान सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 10th क्लास में पढ़ा हमने कि V बराबर होता है डेल्टा V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, और V डेल्टा V कितना, V W अपॉन Q, W बराबर क्या होगा, Q इंटू V। कहने हाँ बात समझ में आ गई? हाँ जी है। और एक 11th क्लास में एक थ्योरम और पढ़ी थी जिसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं कि वर्क ही एनर्जी है। तो इसके द्वारा किया गया ये वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज के कारण ही तो हो रहा होगा। कहने का हाँ, तो वर्क एनर्जी के थ्योरम के अनुसार W इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी
या मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया Q इंटू वी, कहने का हाँ। और मैं इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर यहां रख दूं सर, कहने का भैया तू फंसा के ही छोड़ेगा, कहने का अच्छा रख भाई, देखी जाएगी जो होगा, कहने का। तो अगर मैं रख दूं तो ये हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक Q इंटू वी। तो उसने एक और फॉर्मूला दिया क्या कि h अपॉन अंडर रूट 2m Q इंटू वी, कहने के वाह बेटा वाह, डी ब्रोगली तो वाकई जीनियस है, आइंस्टीन ने कहा उसे, कहने बहुत बढ़िया बेटा शाबाश, जियो मेरी लाल वाली फीलिंग आ गई कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मास हो वेलोसिटी हो तो वेवलेंथ देगा, मोमेंटम हो तो वेवलेंथ देगा, काइनेटिक एनर्जी हो तो वेवलेंथ देगा, और अगर उसके पास चार्ज है और वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मूव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज है तो मूव तो अपने आप ही करेगा, तो भी वो बिहेव करेगा लाइक एज ए वेव। ठीक है, ये किसने दिया था बेटा जी? ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, समझ में आया? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, कहने ठीक है भैया चलो जी बहुत बढ़िया। पर अब आइंस्टीन थे जी, वे भी मजे लेने के लिए बस बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या तू मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी? कहने के सर ये होगी, कौन सी बड़ी बात बताई आपने, आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए या तो इसमें वैल्यू रख दो, या इसमें वैल्यू रख दो, या इसमें वैल्यू रख दो। आप मुझे ये बताइए, आप इलेक्ट्रॉन की कौन सी चीज मुझे बताओगे? अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओगे तो मैं इससे निकाल दूंगा, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो मैं निकाल दूंगा। कहने का चलो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण निकाल दे, कहने आओ सर मैं निकालता हूँ, तुरंत आ जाओ 1 मिनट में। तो उसने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकाला बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल के दिखाई। किसके लिए? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसने इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने की कोशिश करी। क्या उसने कहा? अगर मान के चलो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है और जिनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और यहाँ से यहाँ आप एक अल्फा पार्टिकल्स या सॉरी फोटोन डाल ले, फोटोन डालने के बाद यहाँ से आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट से ही समझाया उसने, आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट से उसने कहा सर मैं आपका एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ। आपने अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि अगर मेटल पर प्लेट डालते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो मान के चलो एक ये मेटल है, हाँ जी, और मैं यहाँ से इस पर लाइट डाल रहा हूँ, हाँ जी, लाइट डालने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसने कहा हाँ जी, और मैं इन दोनों को एक पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस लगा देता हूं और यहाँ एक दूसरी प्लेट लगा देता हूं, तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। कहने का हाँ जी, तो मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूं। बोला निकाल के दिखाओ कैसे? कहने के सर देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपको भी मुझे भी, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे पॉजिटिव में। कहने ठीक है चलो, V डेल्टा V जो है वो मान लो V वोल्ट है, पता नहीं कितनी वोल्ट है हमें नहीं पता। कहने ठीक है, उसने कहा H आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। कहेंगे हाँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m Q इंटू वी के अकॉर्डिंग रख दो वैल्यू सर जी इसमें। कहने रखते हैं सर जी, रखते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19
इंटू वी। कैलकुलेशन करने के बाद ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आई वही लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी, अंडर रूट 150 अपॉन वी। उसने कहा एक चलती हुई उसने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो वी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, ओके। तो उसने कहा कि लैम्डा जो होगा वो होगा 1 अंडर रूट 150 अपॉन कैपिटल वी। वी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर कुछ बुकों में ये लिखा हुआ अंडर रूट 150 को अगर तुम सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है बेटा ये वैल्यू। ठीक है, कहने का ठीक है, कहने का सर यकीन नहीं आता तो निकाल के दिखाऊं? कहने का निकाल के दिखा दे भैया। कहने का लो जी, मान के चलो आपने एक इलेक्ट्रॉन जब निकाला वो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से निकाला। यानी अगर एक दो मेटल प्लेट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप 100 वोल्ट लेते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया उसने? एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन when the potential difference between the electrode when the potential between the electrode is 100 वोल्ट। कहने का अच्छा, इस फॉर्मूले की मदद से, कौन से फॉर्मूले की मदद से? यही लिख रहा बेटा जी, मैं अभी लिखूंगा इस फॉर्मूले को। तो उसने कहा कि अंडर रूट 150 अपॉन कैपिटल वी वाले फॉर्मूले की मदद से अगर वैल्यू रखी हो भैया, कितनी आ गई रे? 150 अपॉन वी कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो चली गई, अंडर रूट 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ होगी जी इस इलेक्ट्रॉन की। कहने के ठीक है। तो उसने ये फॉर्मूले दिए और इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से फॉर्मूला दिया। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला दिया? ये तो ये थी बेटा जी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या थी बेटा? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये उतार लिया होगा, मैंने जल्दी रब कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए दिया उसने लैम्डा ई इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन कैपिटल वी बराबर 12.27 अपॉन कैपिटल वी का अंडर रूट एंगस्ट्रॉम में। ये एक फॉर्मूला दिया सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद हम बात करेंगे किसकी? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की। कहने के सर न्यूमेरिकल करने के बाद भी? हाँ, क्योंकि बेटा नोबेल प्राइज लेना है, लेना नोबेल प्राइज डी ब्रोगली को, तो इतनी आसानी से हार नहीं मानने का। उसने गैसियस पार्टिकल्स के द्वारा भी, गैसियस पार्टिकल जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा भी वेव कैसे एमिट होती है, अगर गैसियस पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसके द्वारा उठने वाली वेव कैसे निकालते हैं, तो वो भी बताया था। ठीक है, तो पहले एक आध दो न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम करते हैं न्यूमेरिकल। देख लो, छोटा सा न्यूमेरिकल है, पहले कर देते हैं। क्या? अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन कोमा अल्फा पार्टिकल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड a proton have same kinetic energy which have smallest wavelength, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही देख लो जल्दी जल्दी, फिर उसे रब करेंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन है कोमा अल्फा पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन लिख लो और अल्फा पार्टिकल यहाँ लिख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1 AMU
अल्फा पार्टिकल्स होता है 2He4, 4 प्रोटॉन के बराबर होता है इसका मास 4AMU, और इसका जो मास होता है 1 AMU का 1631वां भाग। भैया ठीक है, इसका मास, इसका मास, इसका मास, ये मास है, मास P, मास E, मास अल्फा, ये दे रखा। तो कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा। तो बाय द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एटकल कहते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H/2m काइनेटिक एनर्जी। जो लैम्डा जो होगा, ओ भाई बैठा भी नहीं तमाल में, तो लैम्डा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक मास के। जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो Me लेस MP लेस M अल्फा, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल्स के लिए, हाईएस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, समझ में आया। एक दो न्यूमेरिकल और लगाते हैं, फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे गैसियस पार्टिकल्स के लिए। जल्दी आइए। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी सी। क्या बेटा, इसमें कहा हाउ फास्ट डज ए प्रोटॉन हैव टू बी मूविंग इन द ऑर्डर टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ एज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज द मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5.5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसने प्रोटॉन की वेलोसिटी पूछी है, कितनी तेज चलेगा, जबकि वेवलेंथ सेम दे रखी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो लगा रहे थे अब तक, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो लैम्डा E इज इक्वल टू होगा H/me इंटू VE, कोमा लैम्डा P इज इक्वल टू होगा H/mp इंटू VP। भैया दोनों की वेवलेंथ कैसी दे रखी, सेम। तो लैम्डा E इज इक्वल टू लैम्डा P, लैम्डा E इज इक्वल टू लैम्डा P दे रखा। तो रखो वैल्यू H/me इंटू VE, H/mp इंटू VP। H से H साफ, क्या आया, Me इंटू VE इज इक्वल टू MP इंटू VP। ठीक है, Me इंटू VE, MP इंटू VP। VP निकालना, वैल्यू रख दो बच्चों जल्दी सी, रखिए भैया। VP इज इक्वल टू Me कितना हो, 9.1 इंटू 10⁻−31। MP कितना दे रखा, 1.67 इंटू 10⁻−27। और VE कितना दे रखा, 5.5 इंटू 10⁻6। कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी 2.45 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी सी। ठीक है, अब लास्ट में उसने कहा, आइंस्टीन ने कहा कि क्या आप ये वेवलेंथ किसी और चीज़ के लिए भी निकाल सकते हो। तो उसने गैसियस पार्टिकल्स के लिए ये चीज़ निकाल कर दिखाई। क्या बताया उसने कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स, यहाँ रखते ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स। लास्ट टॉपिक है ये। गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला दिया उसने कि लैम्डा इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, 2m काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक गैसियस थ्योरी है 11th क्लास में, उस थ्योरी में बताया जाता है चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी होती है वो F/2 इंटू K इंटू T होता है। किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है F/2 K इंटू T, जहाँ F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है बेटा जी, टेम्परेचर।
तो वैल्यू रखी हुई है काइनेटिक एनर्जी की, तो लैम्डा इक्वल टू होगा h अपॉन अंडर रूट 2m f/2 इंटू के इंटू टी। 2 से 2 साफ, तो लैम्डा इक्वल टू होगा h अपॉन अंडर रूट m f के टी। ये उसने फॉर्मूला दिया गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है बेटा, मोनोक्रोमेटिक गैस के लिए, मोनोक्रोमेटिक गैस के लिए F जो होता है वो 3/2 होता है। ठीक है, अगर उसे मोनोक्रोमेटिक गैस के लिए निकालना तो उसने इस फॉर्मूले में F की वैल्यू कितनी रखी? 3। चीज़ है, ये चीज़ है, ये भी नोट कीजिए। ये नोट करने के बाद फिर उसने क्या कहा, कर लिया नोट। अब उसने H की वैल्यू और F की वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रखी। H की वैल्यू, F की वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जब रखी तो H की वैल्यू कितनी रखी बेटा? H की वैल्यू आपको पता ही है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। और F की वैल्यू 3/2। सब की वैल्यू रखने के बाद उसने बताया मोनोक्रोमेटिक गैस के पार्टिकल्स जो होंगे, जो उनकी वेवलेंथ होगी वो होगी 25.6 अंडर रूट m इंटू टी एंगस्ट्रॉम, जहां m क्या है? मास, एटॉमिक मास लिख लो, मॉलिक्यूलर मास लिख लो, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, सॉरी बेटा, मास। टी क्या है? टेम्परेचर। ये उसने एक नया फॉर्मूला दिया, किसके लिए? गैसियस पार्टिकल्स के लिए। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे इसका भी एक एग्जाम्पल करते हैं। जल्दी से आइए, जल्दी करिए। उसने कहा फाइंड द रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड द रेशो ऑफ डी ब्रोगली wavelength of helium at 27 degree Celsius and nitrogen gas at 120 degree Celsius। यानी मुझे लैम्डा HE अपॉन लैम्डा N2 कैलकुलेट करना, रेशो निकालना। करो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल टू, दोनों मोनोक्रोमेटिक गैस है, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा इक्वल टू हो गया 25.6 अपॉन अंडर रूट m इंटू टी एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा HE इक्वल टू होगा 25.6 अपॉन अंडर रूट m। हीलियम का मास कितना होता है? 4। हीलियम का टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे 27 प्लस 273 केल्विन। और इस साइड निकाल लो वेवलेंथ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 25.6 अपॉन अंडर रूट m कितना नाइट्रोजन गैस का? नाइट्रोजन का मास होता है 28 गैस का। और टेम्परेचर कितना दे रखा बेटा? 127 प्लस 273 केल्विन में लेंगे तो लैम्डा HE इज इक्वल टू होगा 25.6 अपॉन अंडर रूट 4 इंटू कितना हो गया? 300। और लैम्डा नाइट्रोजन कितना होगा? 256 अपॉन 28 इंटू कितना हो गया? 400। मुझे क्या निकालना? रेशो। मुझे क्या निकालना? रेशो। तो आइए, लैम्डा HE अपॉन लैम्डा N2 इज इक्वल टू 25.6 अपॉन अंडर रूट 4 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 25.6 अंडर रूट 4 नहीं 28, ये वाली वैल्यू रखी,
ये वाली वैल्यू 28 इंटू 400, भाई 25 से 25.6 साफ बच गया क्या अंडर रूट के अंदर। 28 इंटू 400, 4 इंटू 300, लो जी 4 से 4 भी साफ, तो कितना बच गया अंडर रूट 28/3। ठीक है, नोट कीजिए। तो बेटा ये हमने किया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसमें हमने पढ़ा वेवलेंथ के डिफरेंट फॉर्मूले जो डिपेंड कर रहा था मास पर, वेलोसिटी पर, मोमेंटम पर, काइनेटिक एनर्जी पर, और फिर उसने गैसेस पार्टिकल्स में भी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल कर दिखाई। इससे अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT JEE मेंस और NCERT के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।